हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया है कि ग्लूकोज कैसे टूटता है, हमने क्रेब साइकिल पढ़ लिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल कैसे चल रही है, हमने एटीपी बनने की प्रोसेस भी पढ़ ली है यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि मुख्य सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इन मेटाबॉलिक प्रोसेस से हमको एटीपी मिल रही है। और एटीपी कैसे मिल रही है? जब हमारी बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मान लो ग्लूकोज की कमी हो रही है या इन सब चीज़ों की कमी हो रही है, तब कौन सी प्रोसेस चलती है, तब कौन सी मैकेनिज्म चलती है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी को 100% एनर्जी जो मिलेगी वो 100% एनर्जी किससे मिलेगी? ग्लूकोज से। 100% एनर्जी किससे मिलेगी? ग्लूकोज से ही मिलेगी। हम हमारे ब्रेन की बात कर लें तो ब्रेन को 80% एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। यानी कि हमारी बॉडी का पूरा कोऑर्डिनेशन बैठाए हुए है, पूरी बॉडी को चलाया जा रहा है, वो ब्रेन के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस बॉडी में कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों की जा रही है? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी नहीं बनेगी, और एटीपी नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी नहीं चलेगी, काम ही नहीं करेगी, क्योंकि एटीपी पे ही जो हमारी बॉडी का ईंधन है वो एटीपी है। इसका मतलब आरबीसी का भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ब्रेन का भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इन दोनों चीजों को क्या चाहिए? ग्लूकोज। एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज एनर्जी बनाने के लिए चाहिए, इसका मतलब हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है वो ग्लूकोज हो जाती है। तो आप नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट वगैरह खा रहे हो, उससे ग्लूकोज मिल रहा है, या कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज नहीं भी मिल रहा तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ऐसी प्रोसेस हमारी बॉडी में जनरली चल रही है। लेकिन आपने मान लो लंबे टाइम तक कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, कोई शुगर कंटेनिंग फूड नहीं खाया, तो उस कंडीशन में ये ग्लूकोज कहां से आता है? क्योंकि ग्लूकोज तो हमेशा आएगा, और ग्लूकोज नहीं आने का मतलब आप बेहोश हो जाओगे या आपको कोई दिक्कत होगी। इसीलिए तो अपन मान लो कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया, ब्रेन को एनर्जी सप्लाई कम होने लग गई, तो हम हो सकता है कि बेहोश हो जाएं, उसके बाद में गिरेंगे, हमारे ऊपर ड्रिप चढ़ाई जाएगी, बोतल चढ़ाई जाएगी, उसमें प्योरली ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज मिलते ही हम वापस से तरोताजा हो जाएंगे, क्योंकि हमको एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज ही चाहिए। और ग्लूकोज चाहिए तो मान के चल रहे हैं कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई। और ग्लूकोज की कमी क्यों हो गई? क्योंकि हो सकता है हमने लंबे टाइम तक कार्बोहाइड्रेट को नहीं खाया, उसके बावजूद भी ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाएगा। ग्लूकोज का सिंथेसिस किससे किया जाएगा? जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या किया जाएगा? ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाएगा। और नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का सिंथेसिस करना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहलाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगा। अब देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब हो गया कि नई चीज से ग्लूकोज का सिंथेसिस करना। नई चीज का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, हो सकता है वो लिपिड हो सकता है कि वो कोई लैक्टेट हो, कोई एमिनो एसिड यानी कोई प्रोटीन का कंटेंट हो, या फिर और कोई चीज हो सकती है जिससे हम क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। यानी कि ग्लूकोज को आप ग्लूकोज सिंथेसिस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, इससे ये क्या कहलाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगा। किस किस से आप सिंथेसिस कर सकते हो इसको? इससे आप, सबसे बढ़िया बात है कि प्रोटीन से सिंथेसिस कर सकते हो। प्रोटीन के जब हमने एमिनो एसिड, हम कंप्लीट एमिनो एसिड पढ़ चुके थे, उसमें हमने बात की थी ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड की हमने बात की थी। ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड से क्या कर सकते हैं? हम ग्लूकोज का सिंथेसिस कर सकते हैं। हम लैक्टेट से क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज का सिंथेसिस कर सकते हैं। हम ओड कार्बन फैटी एसिड से क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज का सिंथेसिस कर सकते हैं, ओड कार्बन फैटी एसिड। तो कुछ चीजें हैं, लगभग चीजों से हम ग्लूकोज का सिंथेसिस कर सकते हैं। एक चीज है जो ध्यान रखने योग्य बात है, बहुत बार पूछी जाती है, कौन सी ध्यान रखने योग्य बात है?
कि आप ग्लूकोज किससे नहीं बना सकते। तो आप ग्लूकोज किससे नहीं बना सकते, आप एनिमल्स के केस में आप एसिटाइल कोएंजाइम ए से ग्लूकोज नहीं बना पाओगे। एनिमल्स के केस में आप क्या नहीं कर पाओगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए से ग्लूकोज नहीं बना सकते। इसीलिए हमने यहां पर क्या लिखा, ओड कार्बन फैटी एसिड। ओड कार्बन का मतलब जैसे कि 3 कार्बन की फैटी एसिड है ओड है, 5 कार्बन की फैटी एसिड है ओड है, 7 कार्बन, इस प्रकार से ओड कार्बन की फैटी एसिड है, उससे आप क्या बना सकते हो, ग्लूकोज बना सकते हो। अगर इवन नंबर कार्बन की फैटी एसिड है, जैसे कि मान लो 16 कार्बन की कोई फैटी एसिड है, एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का होता है और 16 कार्बन की फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करोगे तो यहां पर आपको 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएंगे और 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएंगे। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि एनिमल के केस में एसिटाइल कोएंजाइम ए से ग्लूकोज नहीं बनता। इसका मतलब इस इवन नंबर कार्बन से फैटी एसिड का ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो ये किससे ग्लूकोज सिंथेसिस अपन कर सकते हैं, ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजों से ग्लूकोज का सिंथेसिस कर सकते हैं आराम से। हम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से भी कर सकते हैं, हम मैलेट से भी कर सकते हैं, हम लैक्टेट से भी कर सकते हैं, हम एमिनो एसिड से भी कर सकते हैं, हम किसी फैटी एसिड से भी कर सकते हैं। इवन अगर आप न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन कर रहे हो, न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन करके प्यूरिन पायरिमिडीन है, वहां से भी ग्लूकोज का सिंथेसिस कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि जनरली सबसे पहला एनर्जी देने का जो काम है वो कार्बोहाइड्रेट का है। ये बात हम पहले पढ़ चुके। एनर्जी देने का काम किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो आपको प्रोटीन भी एनर्जी देगा। कब देगा, जब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी नहीं दे पा रहा। अगर जरूरत पड़ी तो आपको फैटी एसिड भी एनर्जी देगा। इवन अगर आपको जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियोटाइड भी एनर्जी देगा। न्यूक्लियोटाइड का काम जनरली क्या है, जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना, डीएनए को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना। यानी न्यूक्लियोटाइड बनाएगी क्या, डीएनए और आरएनए बनाएंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो आप जनरेशन को ट्रांसफर कहां से करोगे, जिंदा ही नहीं बचोगे। तो इसलिए जिंदा रहने के लिए न्यूक्लियोटाइड भी आपको क्या दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस की सिग्नलिंग कहां से आती है, कब ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होता है और कहां कहां ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकता है, उसकी जब अपन बात करें तो देखिए ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेट से सिंथेसिस किया जा रहा है। इसका मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी लेस कंडीशन है। पहली बात तो ये है, यानी कि ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेट से सिंथेसिस किया जा रहा है। इसका मतलब हमारी बॉडी में कौन सी कंडीशन है, एनर्जी लेस कंडीशन। और एनर्जी लेस कंडीशन में जो सिग्नलिंग चलती है वो ग्लूकागोन हार्मोन की सिग्नलिंग चलती है। एनर्जी लेस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकागोन हार्मोन की सिग्नलिंग चलेगी। और ग्लूकागोन हार्मोन की सिग्नलिंग चलती है तो चीजों का ब्रेकडाउन होता है। प्रोटीन से एनर्जी बनाओगे तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करोगे तभी एनर्जी बनाओगे। आप लिपिड से एनर्जी बनाओगे तो लिपिड का ब्रेकडाउन करोगे तो ही एनर्जी बनाओगे। इसका मतलब जब आपकी बॉडी में ग्लूकागोन की सिग्नलिंग चल रही है, जो आपका पेनक्रियाज की अल्फा सेल्स, जो हमारा पेनक्रियाज होता है उसका लैंगरहैंस द्वीप होता है, उसकी अल्फा सेल्स से किसका सिक्रेशन हो रहा है, ग्लूकागोन का। तो अल्फा सेल्स से ये सिग्नलिंग स्टार्ट हो रही है और ग्लूकागोन की सिग्नलिंग जब होगी तब हो सकता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से किसका सिंथेसिस किया जाए, ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाए, यानी चीजों का ब्रेक डाउन करके। दूसरी बात, यह कहां कहां सिंथेसिस हो सकता है, ये लीवर में सिंथेसिस हो सकता है। लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस चल सकता है। ये आपकी इंटेस्टाइन में भी चल सकता है। इंटेस्टाइन की जब साइट की बात करोगे तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में, इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स में चल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपकी किडनी में भी चल सकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहां चल सकता है, लीवर में जनरली चलता ही है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा तो लीवर में चलता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में चल सकता है, किडनी में चल सकता है। ये यहीं पर क्यों चलता है उसकी बात हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में समझेंगे। प्रोसेस में हम ये एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी तक हमने देखा है कि कौन सी साइट है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, उसका क्या हो सकता है, वो चीजें हमने देखी हैं। अब हम तब समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ग्लूकोज सिंथेसिस कैसे हो रहा है, वो चीज हम एक एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे। तो मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एलानिन नाम का एमिनो एसिड आपने पढ़ा, एक एमिनो एसिड पढ़ा जिसका क्या नाम है, एलानिन। एलानिन की स्ट्रक्चर की जब अपन बात करेंगे तो एलानिन की ऐसी कोई स्ट्रक्चर थी,
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एलानिन था। एलानिन से ग्लूकोज का सिंथेसिस अपने को करना है, और एलानिन से ग्लूकोज का सिंथेसिस करेंगे तो इसमें हम करेंगे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का मतलब इसका एमिनो ग्रुप यहां से हटाएंगे और यहां पर ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। तो यहां से हमने एमिनो ग्रुप हटाया और यहां हमने इसको तो हटाना ही है, ऑक्सीजन ऐड कर दिया। ये 3 कार्बन की एक स्ट्रक्चर बनी है जिसका नाम होता है पायरुवेट। जिसका क्या नाम होता है? पायरुवेट। यानी कि एलानिन एमिनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन किया है, और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करने से क्या बना? पायरुवेट बना। ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट को आप लेके जाओगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये पायरुवेट कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझा रहा हूं। ये पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाकर के क्या किया? ये मैट्रिक्स में क्यों गया? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पर इसके ट्रांसपोर्टर होते हैं, इसलिए ये आराम से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जा सकता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में गया जहां पर 3 कार्बन थे। ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन। और 3 कार्बन से एक एंजाइम आया, उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, यानी कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करेगा, यानी इस प्रोसेस में एक CO2 ऐड होगी। इस प्रोसेस में ऐड कौन हो रहा है? CO2। और CO2 ऐड होते ही यहां पर कोई चीज बनेगी। ये 3 कार्बन प्लस एक CO2 कितने कार्बन का बन गया? 4 कार्बन का। क्या बन गया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन का कंपाउंड बना, क्या बना? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना। ये फिर क्या हुआ? देखो, इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पे एक एंजाइम फिर काम किया, और इस एंजाइम का नाम है मैलेट सिंथेज। मैलेट सिंथेज। ये मैलेट सिंथेज, सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है क्या बनाएगा? मैलेट बनाएगा। मैलेट भी कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन। ये प्रोसेस कहां चल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है। पायरुवेट यानी कि एलानिन है, वो हो सकता है आपके साइटोप्लाज्म में हो। एलानिन का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन भी कहां हुआ है? साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बना है। ये पायरुवेट कहां पर आया? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ने क्या कर दिया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना दिया। इसमें आप ध्यान रखना, एटीपी का खर्चा होता है। एक एटीपी भी आपको इसमें खर्च करनी ही पड़ेगी। एटीपी से क्या बन जाएगी? एडीपी। तो एटीपी का आपका इसमें खर्चा हो गया, मैलेट बन गया। ये जो मैलेट है, ये मैलेट जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलेगा। ये पूरी प्रोसेस कहां चल रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये मैलेट बाहर निकल करके साइटोप्लाज्म में आ गया। मैलेट कहां पर आ गया? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद में मैलेट सिंथेज ही होता है। ये फिर से इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। एंजाइम कौन सा है? मैलेट सिंथेज। क्योंकि ये जो रिएक्शन चल रही है वो बाई डायरेक्शनल है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, मैलेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी मैलेट से हमने वापस क्या बना दिया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है, सवाल क्या हो सकता है कि जब आपको यहां पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ही बनाना था, तो यहां पर इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को डायरेक्ट ही इससे बाहर निकाल लेते, मैलेट में कन्वर्ट ही क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से किसी चीज को बाहर निकलने के लिए ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, और ट्रांसपोर्टर की जरूरत होगी तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का ट्रांसपोर्टर नहीं होता, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन मैलेट का ट्रांसफर होता है, और मैलेट का ट्रांसफर होता है तो क्या किया है? इसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को बाहर निकालने के लिए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मैलेट में कन्वर्ट कर दिया। उसी प्रकार से यहां पर पायरुवेट आया, और पायरुवेट आया तो यहां पर पायरुवेट का भी क्या होगा? ट्रांसपोर्टर है, इसीलिए पायरुवेट है वो इसके अंदर आया है।
इसलिए हमने ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट किया था, मेलेट में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टर है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता और मेलेट का ट्रांसपोर्टर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इससे आगे की जब अपन बात करते हैं, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है वो एक एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एक एंजाइम जिसका नाम होता है, मैं इसे लिख देता हूं, एंजाइम का नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। एंजाइम का क्या नाम है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या काम करेगा, ये करेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट का सिंथेसाइज। तो इसे क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब आप बनाओगे तो यहां पर भी एनर्जी का खर्चा आप करोगे, और एनर्जी का खर्चा कैसे करोगे, जीटीपी के फॉर्म में यहां पर आप एनर्जी खर्च करोगे। जीटीपी किस में कन्वर्ट होगी, जीडीपी में, एटीपी के फॉर्म में ये नहीं होता। और ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यानी कि यहां से एक CO2 बाहर निकलेगी। ये 4 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब हमने क्या बना लिया है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना लिया। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब हमने बनाया है तो हमारे एक बात समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है कि ग्लाइकोलाइसिस का सेकंड लास्ट स्टेप है, उसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना। लास्ट स्टेप में तो पायरुवेट बना था, लेकिन सेकंड लास्ट स्टेप में क्या बना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना तो हम जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं वो बाई डायरेक्शनल होती हैं, यानी कि हम ऐसे निशान उसमें लगाते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। जैसे कि मान लो हमने इसमें लगाया, यानी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से मेलेट भी बन सकता है और मेलेट से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड भी बन सकता है। यानी हमने पढ़ा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी बन सकता है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी बन सकता है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो बाई डायरेक्शनल होती है और कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब उससे रिएक्शन आगे से पीछे चल सकती है, लेकिन पीछे से आगे नहीं जा सकती। तो यहां पर हमने देखा कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस की सेकंड लास्ट स्टेप थी, यहां से जो आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बनेगा, एंजाइम जो है वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट। इसके लिए अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से वहां पर जा सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को पढ़ सकते हैं, आपको उल्टा चलना पड़ेगा, इसलिए हम इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। 2-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना, ये म्यूटेज एंजाइम, कुछ काइनेज, कुछ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आए थे। 2-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरेट बना था। इससे पहले क्या बना था, इससे पहले बना था 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना था, ये किससे बना था, ऊपर चलना है अपने, उल्टा चल रहे हैं, ध्यान रखना। इससे बना था ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 3 कार्बन का है, 2 ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फेट मिलकर के क्या बना देंगे, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। यानी फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट स्प्लिट हुआ था, और एक से तो बनाया था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक बनाया था ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये वापस कंबाइंड होंगे क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं, और रिवर्स चल रहे हैं तो क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनेगा। अब हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनाया था, उसके रिएक्शन के बारे में हमने देखा। हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाया था, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनाया। यह रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल थी, और यूनिडायरेक्शनल होने का क्या मतलब हुआ कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट तो बन गया, लेकिन फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा। यहां पर दिक्कत होगी। यहां पर एक एंजाइम आया था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, कोई दिक्कत ही नहीं थी, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम था, इसने ऐसा कर दिया। लेकिन यहां पर ये एंजाइम है वो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए इससे अगर आपको फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से बनाना है, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से आपको फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनाना है, तो इसके लिए आपको एक विशेष एंजाइम चाहिए,
और इस एंजाइम का नाम होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज। एंजाइम का नाम क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज। यानी काइनेज का मतलब तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना और फॉस्फेटेज का मतलब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करना। यहां पर 1 और 6 कार्बन के ऊपर 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, इससे फॉस्फेटेज ने एक फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया, 1 नंबर कार्बन वाले को हटा दिया। कितने फॉस्फेट बचे? 1, जिसका नाम क्या हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज है, ये एंजाइम कहां से आता है? ये किडनी में भी होता है, ये लीवर में भी होता है और ये आपकी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में भी होता है। इसलिए हमने क्या कहा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस कहां चलती है? लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में। साइटोप्लाज्म में क्यों नहीं चलती? ये साइटोप्लाज्म में चल सकता है आराम से, या बाकी हर ऑर्गन में चल सकता है। हालांकि इसमें भी लीवर, किडनी में भी साइटोप्लाज्म में चल रहा है, लेकिन हर ऑर्गन में चल सकता है। लेकिन हर ऑर्गन में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज नहीं होता, इस वजह से ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस विशेष तौर से इन्हीं ऑर्गन्स में चलती है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज ने क्या बना दिया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आगे आपको पता है कि आइसोमरेज एंजाइम था। आइसोमरेज एंजाइम ने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना दिया था? जो यूनिडायरेक्शनल काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, इसने क्या बना दिया था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसने क्या बना दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया था। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद में इससे फिर से एक प्रॉब्लम आएगी, और ये प्रॉब्लम क्या आएगी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना क्या था? ग्लूकोज। उल्टी चल रहे हैं अपन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, तो हम उल्टा चलेंगे तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम फिर से आ गई। प्रॉब्लम फिर से क्या आ जाएगी कि ये भी यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस थी। यहां पर हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम ने क्या किया था? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था। अगर ये बाई डायरेक्शनल होता तो यही एंजाइम क्या कर देता? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, और ऐसी बात नहीं है तो यहां पर भी एक दूसरे एंजाइम को काम करना पड़ेगा, जिस एंजाइम का नाम क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये एंजाइम भी आपका इन्हीं ऑर्गन में मिलता है, और विशेष तौर से इन सेल ऑर्गन्स में भी बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। ये एंजाइम आपको कहां मिलेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलेगा। इसलिए सवाल ये भी आ सकता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में कौन सा सेल ऑर्गेनल काम करता है? कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं वो तो है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल काम करता है। तो एक तो ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ये प्रोसेस सेल ऑर्गेनल है, और एक आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि पायरुवेट जो है, आपको जब ग्लाइकोलाइसिस रिवर्स ही चलाना था तो पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस का सबसे एंड प्रोडक्ट था, और पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस का सबसे एंड प्रोडक्ट है, तो यहीं से हमने ग्लाइकोलाइसिस को उल्टा करना शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर भी एक प्रॉब्लम थी कि जब आपने फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट किया तो यहां पर पायरुवेट काइनेज नाम का एंजाइम था, वो भी यूनिडायरेक्शनल चल रहा था। यानी पायरुवेट से वापस आप फॉस्फोइनोल पायरुवेट नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये रिएक्शन भी कैसी थी? यूनिडायरेक्शनल थी। इसलिए आपको पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाने के लिए इतने सारे आपको काम करने ही पड़े। यहां पर एक CO2 जोड़नी पड़ी, और इस CO2 को आपको यहां पर वापस से रिलीज भी करना पड़ा। ये सारा काम करना पड़ा क्योंकि फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बना था पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो उसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा? वो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन थी, वो बाइडायरेक्शनल रिएक्शन नहीं थी। इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस में अलग अलग चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की 3 प्रोसेस हैं। एक तो ये प्रोसेस, और एक ये, और एक फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट। ये 3 स्टेप ऐसी थी जो यूनिडायरेक्शनल थी। इन सब चीजों की वजह से आप ग्लाइकोलाइसिस को डायरेक्ट रिवर्स नहीं कर पा रहे। मान लो ये भी तीनों भी फिर से बाइडायरेक्शनल हो जाती तो आराम से ग्लाइकोलाइसिस को उल्टा करके ग्लूकोज बना सकते थे। इन माइटोकॉन्ड्रिया की, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनाने की, ये सब चीजें बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। हमने ग्लूकोज का सिंथेसिस किया है। अब देखो, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़े हो, जस्ट आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा है कि हमने एलानिन से क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया।
आप हर चीज से ग्लूकोज बना सकते हो, और हर चीज से जब ग्लूकोज बनाओगे तो आपको इस स्टेप से चलना पड़ता है। या हो सकता है आपको कोई डायरेक्ट ओक्सैलोएसिटिक एसिड मिल गया, हो सकता है आपको मेलेट मिल गया, हो सकता है आपको लैक्टेट मिल गया। जैसे कि मैं मान लो आपको एक छोटा सा एग्जांपल फिर से दे देता हूं। जैसे कि मान लो आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हो, ग्लाइकोलाइसिस में जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुवेट होता है। एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, पायरुवेट होता है। अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुवेट से आपने स्टाइल कोएंजाइम ए बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलाई और एनर्जी का सिंथेसिस किया। लेकिन जब एनारोबिक कंडीशन थी, ऑक्सीजन एब्सेंट थी, तो इस पायरुवेट्स का आपने फर्मेंटेशन किया था, अगर आपको याद हो तो। और पायरुवेट का फर्मेंटेशन किया तो आपने क्या बनाया था, लैक्टेट बन गया था ऑक्सीजन की एब्सेंस में। यहां पर एक एंजाइम था लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में लैक्टेट क्या बन गया था, पायरुवेट बन गया था। तो क्या होता है कि आपकी मसल्स में या आपके लीवर में एनारोबिक कंडीशन अगर क्रिएट हो गई, ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई, तो पायरुवेट से क्या बनना शुरू हो जाएगा, लैक्टेट बनना शुरू हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपका ऐसा कोई फूड कंटेंट है जिससे आपने लैक्टेट खाया हो किसी भी तरीके से। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि मान लो आपको लैक्टेट से ग्लूकोज बनाना है, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ही है। तो मान लो आपकी बॉडी में लैक्टेट है, लैक्टेट कहां स्टोर होता है जनरली, लीवर में और आपकी स्केलेटल मसल्स में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मसल सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करेंगी और ज्यादा एटीपी चाहिए। इसका मतलब एनारोबिक कंडीशन भी पहले क्रिएट कहां होगी, मसल्स में ही होगी। और लीवर तो मदर ऑफ ऑर्गन है, इसलिए सारी प्रॉब्लम पहले लीवर की तरफ ही सेंस होती हैं। तो लैक्टेट मान लो बन गया, आपको लैक्टेट से क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। तो सीधी सी बात है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की ये जो स्टेप है वो बाई डायरेक्शनल है, और बाई डायरेक्शनल इसका मतलब लैक्टेट बन गया तो लैक्टेट से क्या बन सकता है, पायरुवेट। लैक्टेट से क्या बन सकता है, पायरुवेट, और लैक्टेट से पायरुवेट बन गया, इसका मतलब ये लो, ये फिर से यहां पर क्या बना हुआ है, पायरुवेट ही तो बना हुआ है। ये फिर से क्या बना हुआ है, पायरुवेट ही तो बना हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि आप लैक्टेट से भी क्या बना सकते हो, ये सेम प्रोसेस इसके आगे चल रही है, सेम प्रोसेस चल रही है। तो लैक्टेट से आपने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। तो ये स्केलेटल मसल्स था, ये लीवर था, और यहां से ये गया कहां, पहले सॉरी लीवर में। अगर ये स्केलेटल मसल्स है और स्केलेटल मसल्स में लैक्टेट का फॉर्मेशन हुआ, तो स्केलेटल मसल्स से आपने उठा करके इसको कहां डाला, लीवर में डाला। पहले इस बात को ध्यान में रखें, लीवर में डाला, और लीवर से ये प्रोसेस चल रही है। इसलिए इस प्रोसेस को सबसे पहले कोरी नाम के साइंटिस्ट ने समझाया, इसलिए इसको क्या नाम दे देते हैं, कोरी साइकिल इसको नाम दे देते हैं। सीधी सी बात है, यही तो कोरी साइकिल है, लैक्टेट से क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना। तो कोरी नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक्चुअल में कोरी साइकिल क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ही तो है। इस प्रकार से मान लो आपको ग्लूटामिक एसिड से बनाना है या एस्पार्टिक एसिड से बनाना है, तो आपको मान लो कि एस्पार्टिक एसिड से बनाएगा, या ग्लूटामिक तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनाना था, और अगर आपको एस्पार्टिक एसिड से बनाओगे तो आप ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाओगे, यानी कि इन एमिनो एसिड का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कर देंगे। एमिनो एसिड का क्या कर देंगे, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कर देंगे। तो मोस्टली आपको कुछ का तो मेलेट मिल सकता है, कुछ का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिल सकता है, कुछ का अल्फा कीटो ग्लूट्रेट भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट मॉलिक्यूल से आप ग्लूकोज का सिंथेसिस कर सकते हो, और इमरजेंसी कंडीशन में आपको हमेशा ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलेगी। सीधी सी बात है, हमारी बॉडी क्या कह रही है कि उसे हमेशा ग्लूकोज चाहिए। या तो आप खाना खा करके ग्लूकोज ले लो, या फिर आपकी बॉडी खुद ग्लूकोज बना देगी। आप खाना खा करके ग्लूकोज से एनर्जी ले रहे हो, यानी आपकी बॉडी में एनर्जी रिच कंडीशन या ग्लूकोज रिच कंडीशन है। उस कंडीशन में इंसुलिन हार्मोन काम करेगा, ग्लाइकोलाइसिस बनेगा, एटीपी का फॉर्मेशन चलेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी तो पहले ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाएगा। ग्लूकोज जब आपके ब्लड में आ जाएगा तो उसके बाद में उसका तोड़ के ग्लाइकोलाइसिस करके उससे एनर्जी बनाई जाएगी। तो जो ग्लूकोज का सिंथेसिस करने की प्रोसेस है वो ग्लूकागोन के रिस्पॉन्स में होगी। ग्लूकोज की सिंथेसिस करने की प्रोसेस किसके रिस्पॉन्स में होगी, ग्लूकागोन के रिस्पॉन्स में होगी। तो इतनी सी बात हमने पढ़ी है ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं फिर से दे देता हूं। देखो क्या होता है, हमने बात की एसिटाइल कोएंजाइम ए से। एनिमल के केस में एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एनिमल के केस में आप इससे ग्लूकोज नहीं बना पाओगे, लेकिन प्लांट के केस में ग्लूकोज बन सकता है। यह बात जरूर ध्यान रखें, प्लांट के केस में ग्लूकोज बन सकता है, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, आइसोसिट्रेट लाइएज और एक होता है मेलेट सिंथेज।
ये मैलेट सिंथेज का मतलब क्या होता है कि ग्लाइऑक्जिलेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, उन ग्लाइऑक्जिलेट के मॉलिक्यूल्स का मैलेट सिंथेसिस किया जाता है। इसलिए ये विशेष एंजाइम, इन दो विशेष एंजाइम की प्रेजेंस में प्लांट्स में ग्लूकोज बन सकता है। और ये सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं, पेरोक्सिसोम जैसा होता है, इसीलिए उसको नाम देते हैं, पेरोक्सिसोम नाम नहीं देकर के ग्लाइऑक्सीसोम। क्या नाम देते हैं? ग्लाइऑक्सीसोम। ये कोई नहीं स्पेलिंग तो, ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम का क्या मतलब हुआ कि एसिटाइल कोएंजाइम से ग्लूकोज बना सकते हो। और ग्लाइऑक्जिलेट 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल से आइसोसिट्रेटलाइज और मैलेट सिंथेज की प्रेजेंस में आप इससे क्या बना सकते हो? प्लांट के केस में ग्लूकोज बना सकते हो, इसलिए उसको नाम बोलते हैं ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल। और ये 2 एंजाइम जिस ऑर्गन में, सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको नाम देते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। ये पेरोक्सिसोम ही होता है, लेकिन हमारे पेरोक्सिसोम में दोनों एंजाइम नहीं होते, प्लांट के पेरोक्सिसोम में एंजाइम होते हैं, इसीलिए उस पेरोक्सिसोम को नाम दे दिया जाता है ग्लाइऑक्सीसोम। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि एसिटाइल कोएंजाइम से ग्लूकोज नहीं बन रहा, वो सिर्फ एनिमल्स की बात है, वो प्लांट्स की बात नहीं है। प्लांट्स जो है वो इस एसिटाइल कोएंजाइम से ग्लूकोज बना सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से मेटाबॉलिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।